सिनेरियो क्या है अब आगे का? क्या साउथ अफ्रीका बाहर हो सकती है और इंडिया और वेस्ट इंडीज जा सकती है अगले दौर में? यह भी एक पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी यह भी है कि वेस्ट इंडीज बाहर हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी इस वक्त पर यह है कि इंडिया बाहर हो सकती है, और इंडिया सबसे करीब है बाहर होने की। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि ऑलरेडी अगर आप इक्वेशन देखोगे, मैं आपको हर तरह से ये इक्वेशन समझाऊंगा, और सारी ही पॉसिबिलिटीज अभी ऑन द टेबल हैं इस वक्त पर। अगर इंडिया के लिए सिचुएशन इस मुकाबले से पहले ये थी कि भाई इस मुकाबले को, ठीक है, आपको बहुत कुछ नहीं देखना था, लेकिन इतनी बड़ी जीत, 107 रन की जीत वेस्ट इंडीज हासिल कर लेगी और आपके लिए एनआरआर जैसी कोई चीज बचेगी ही नहीं, ये हमने नहीं सोचा था। हमें ये लगा था 50-70 रन से जिम्बाब्वे को हराएंगे, 50-70 रन से वेस्ट इंडीज को हराएंगे, चीजें जो है हमारे लिए नॉर्मलाइज हो जाएंगी और साउथ अफ्रीका अपना काम कर ही देगी। लेकिन अब कहानी यह है कि नेट रन रेट अब आप भूल जाओ पूरी तरीके से, क्योंकि नेट रन रेट की बेसिस पे तो अब आप कुछ कर ही नहीं सकते। अब आपको 150 रनों से जीतना होगा, वो पॉसिबल नहीं है। अब कहानी क्या है कि आपको जोड़ने पड़ेंगे साउथ अफ्रीका के हाथ। आपको यह कहना पड़ेगा उनके सामने कि आपको वेस्ट इंडीज को हराना है। अगर साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया और हमने हरा दिया सीधे तौर पर पहले जिम्बाब्वे को और फिर वेस्ट इंडीज को, तो हम जा रहे हैं सेमीफाइनल खेलने के लिए। कहां जा रहे हैं इसके बारे में अभी बात नहीं करते, क्योंकि उस पर अभी भी पर्दा पड़ा हुआ है। दूसरी सिचुएशन क्या है? साउथ अफ्रीका कैसे बाहर हो सकता है यार? साउथ अफ्रीका बाहर हो सकता है अगर साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का मुकाबला जो है ना, उसमें वेस्ट इंडीज एक बड़े अंतर से हरा दे साउथ अफ्रीका को। यह हूबहू वही अंतर होना चाहिए जिस अंतर से आपने जिम्बाब्वे को हराया है। वेस्ट इंडीज के पास ऐसी बल्लेबाजी तो है, जो चल गई ना तो फिर वो कहां जाकर रुकेगी ये उनको भी नहीं पता है। और 300 जो ब्रॉडकास्टर कर रहा था, पहली बार अगर उन्हें किसी मुकाबले में कहना चाहिए था तो वो ये मुकाबला था जो वेस्ट इंडीज के साथ खेला जिम्बाब्वे ने। अब सवाल ये है कि इसके बाद ये होना चाहिए कि जो जिम्बाब्वे वर्सेस साउथ अफ्रीका मुकाबला हो, बड़ी बारीक अंतर से अगर साउथ अफ्रीका जीत भी जाए तो इंडिया बेहतर कर जाएगा, वेस्ट इंडीज बेहतर कर जाएगा, साउथ अफ्रीका ऐसे में बाहर हो जाएगा। साउथ अफ्रीका को डेंट क्या करेगा? वेस्ट इंडीज के खिलाफ बड़ी हार उनको डेंट करेगी। तो दो मुकाबले अगर तीनों टीमें जीते और साउथ अफ्रीका ने उसमें एक हार 100 के ऊपर अंतर से हारी हुई है, तो फिर वो बाहर हो जाएंगे पूरी तरीके से। हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है जिस तरह की करंट फॉर्म में वो है, लेकिन तीसरी पॉसिबिलिटी अब ये है जो हम सब चाहते हैं कि वेस्ट इंडीज बाहर हो। वो कैसे? साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को सीधे तौर पर हरा दे, हम उनको हरा दें, वो सिर्फ 2 ही पॉइंट्स लेकर रह जाएंगे जो कि उनके जिम्बाब्वे के अगेंस्ट है, और वहां से फिर इंडिया और साउथ अफ्रीका इस वर्ल्ड कप में आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये सारी चीजें इस वक्त पर बड़ी मुश्किल लग रही हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज बड़ी गजब की फॉर्म में है, उनकी बैटिंग डेप्थ बहुत अच्छी है, उनके पास स्पिनर्स अच्छे हैं, फास्ट बॉलर्स का कंट्रीब्यूशन थोड़ा और हो जाए, ओवरऑल बॉलिंग में थोड़ा सा वेस्ट इंडीज ना थोड़ा डाउन है। अदरवाइज उनके पास जो जैसे गुडाकेश मोती, अकील हुसैन, रोशन चेज, फिर शमार जोसेफ की अगर आप बात करो, इसके अलावा फिर उनके पास जेसन होल्डर है, देयर आर मल्टीपल बॉलर्स, लेकिन बॉलिंग में उतना दम नहीं है। बैटिंग में जो डेप्थ है ना, मतलब रोमारियो शेफर्ड, शॉफिन रदरफोर्ड, फिर जिस तरीके से मतलब इस पूरे के पूरे मुकाबले में हिटमायर की बैटिंग आपने देखी, इट वाज जस्ट मैजिक। मतलब ऐसा आपको लग रहा था कि ये कहीं रुकेंगे ही नहीं जाकर। वो एक उनकी ताकत है, लेकिन जब आप उसको मैचअप में डालते हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स एक्सपीरियंस ज्यादा है इंडियन कंडीशंस में, और फिर उनके पास स्किल लेवल मुझे लगता है हर तरह के गेम के लिए। मारने में वेस्ट इंडीज आगे, लेकिन अगर कहीं संभल कर मारना है तो उसमें मुझे लगता है साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी आगे। फास्ट बॉलिंग बेहतर है, स्पिन बेहतर है, ओवरऑल कंपोजिशन, और फिर अहमदाबाद के मैदान पे पिछले 1 महीने में 5 मैचेस खेलना, इंडिया जैसी टीम को वन साइडेड हरा देना, आई थिंक साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा देगी। मेरा सवाल यह है, इससे पहले कि मैं इंडियन क्रिकेट को लेकर, इंडियन टीम के चेंजेस को लेकर, जो मीटिंग्स हो रही हैं उसको लेकर आप लोगों को डिटेल्स दूं, क्योंकि मैं गया था एमए चिदम्बरम स्टेडियम, वहां बाहर बैठकर आप लोगों के लिए वीडियो किया है, सारी की सारी चीजें डिटेल्स में आगे बता रहा हूं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, साउथ अफ्रीका तो वेस्ट इंडीज को हरा देगी। मुझे आप लोगों से यह जानना है क्या हम उन लोगों को हरा पाएंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल होने वाला है। इस सवाल का जवाब दो कमेंट बॉक्स में, और यहां से आगे देखो कि मैंने एमए चिदम्बरम के बाहर से आप लोगों के लिए क्या रिपोर्ट तैयार करी है, जो पिच को लेकर के है, जो एक इंपॉर्टेंट मीटिंग को लेकर है, बस का विजुअल जो अभिषेक और गौतम के बीच बातचीत हो रही है, और इन सारी चीजों के बीच 24 घंटे में क्या कुछ हुआ, देखो जरा। वेस्ट इंडीज की जिम्बाब्वे के खिलाफ बड़ी जीत ने आपको 2 चीजें बता दी है। पहली चीज तो ये कि अब आप नेट रन रेट की लड़ाई तो छोड़ दो, अब आपको यह कामना करनी है कि वेस्ट इंडीज को साउथ अफ्रीका हरा दे और इंडिया भी वेस्ट इंडीज को हरा दे, तब जाकर हमारा रास्ता जो है वो आगे की तरफ बढ़ता है। अदरवाइज
खेल खत्म है। दूसरी चीज जो आपको पता चली बिफोर द बिग गेम, जी हाँ, मैं इस समय पे चेन्नई में हूँ, विकेट देख कर आ चुका हूँ, ग्राउंड देख कर आ चुका हूँ, मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूँ एक एक करके, तस्वीरें आप देख रहे हो। लेकिन एक चीज जो अब जिम्बाब्वे के बारे में साफ हो गई है वो ये कि जहां पर विकेट बैटिंग को असिस्ट करेगा वहां पर जिम्बाब्वे की ना ताकत वो नहीं रह जाएगी जो आपको कोलंबो में दिख रही थी। एक मैच उनका पल्ले केले में अगर होता आयरलैंड के अगेंस्ट तो आपको आटे दाल का भाव पता चलता, लेकिन वो गेम नहीं हुआ। तो आपको क्या पता चला कि यार जहां पर बॉल असिस्ट कर रहा है स्पिनर्स को, क्योंकि जो तीनों मैचेस उन्होंने जीते वो जीते कोलंबो के विकेट पे जहां पर बॉल फंस रहा था, जहां पे स्पिनर्स को असिस्टेंस मिल रही थी। लेकिन जहां स्पिनर्स को असिस्टेंस नहीं मिलेगी और बॉल बल्ले पर अच्छे तरीके से आएगा, जैसे वानखेड़े वाला जो विकेट था वहां पर बॉल बल्ले पर अच्छे से आया, हेटमायर का आप अगर कैच छोड़ोगे तो हेटमायर तो बताएगा भाई कि वो किस तरीके से मार सकता है, और उसने आपको ये तरीका बताया है कि ऑफ स्पिनर्स के अगेंस्ट बैटिंग कैसे की जाती है। खैर, उस सारे के सारे इक्वेशन और सारा का सारा जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है उस पर मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले चेन्नई का मैदान क्या कह रहा है, क्योंकि चेन्नई का मैदान ये कह रहा है, तस्वीर देखिए, 3 विकेट्स, वैसे तो कुल मिलाकर के 4 विकेट्स है यहाँ पर, लेकिन ये जो विकेट है ना, यहाँ पर पहला मुकाबला हुआ था, एक न्यूजीलैंड वाला जो शुरुआत में मुकाबला हुआ था ना, वो यहाँ पर खेला गया था। रन्स बने थे, रन इन विकेटों पर अच्छे खासे बन रहे हैं। थोड़ा सा जान लीजिए इन विकेटों के बारे में, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। पिछले साल में यहाँ पर था आईपीएल में, और आईपीएल से ठीक पहले ना यहाँ पर जो है वो रीले हुआ था, जो आउटफील्ड है ना उसका रीले हुआ था। याद रखिए, स्क्वायर्स नहीं छेड़े गए थे, पिच को नहीं छेड़ा गया था, पिच को छेड़ा गया था 3 साल पहले, और पिछले साल छेड़ा गया था आउटफील्ड्स को। आईपीएल में मैं यहाँ पर आया जब आरसीबी ने चेन्नई को हरा दिया था, आपको याद होगा, मुंबई हार गई थी चेन्नई के अगेंस्ट, विघ्नेश पुतुर ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी थी, मैं यहीं था। 3 मैचेस मैंने यहाँ पर चेन्नई के कवर किए थे शुरुआत के, और उसके बाद फिर मैं बैंगलोर गया था। यहाँ पर जब मैं आया तो मुझे एक चीज़ बार बार सुनने को मिलती थी, स्टीफन फ्लेमिंग और जो चेन्नई बेस्ड जर्नलिस्ट हैं वो ये कहते थे कि यार इस चेन्नई मैनेजमेंट में एक लगातार शिकायत हो रही है, और वो शिकायत है विकेट को लेकर के, हम जैसा पहले पढ़ पाते थे चेपॉक का विकेट, उस तरीके से विकेट नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो अगर आज की तारीख में कोई ये बात कहता है कि हम चेन्नई के विकेट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, तो भाई साहब, जिन लोगों ने अपने आधे से ज़्यादा करियर छोड़ो जिंदगी यहाँ पर बिता दी, मैं स्टीफन फ्लेमिंग की बात कर रहा हूँ, सीएसके के मैनेजमेंट के लोगों की बात कर रहा हूँ, उनको ये विकेट समझ में नहीं आ रही है। तो हम जो अलग अलग जगहों पर विकेट मिसरीड करते हैं, जो कंडीशंस नहीं परख पाते हैं, उनके लिए ये चैलेंज बहुत मुश्किल होने वाला है। और एक बार फिर से आपके सामने काली मिट्टी की पिच होगी, ये ब्लैक सॉइल विकेट है, और मेरा ऐसा मानना है, मुझे ये पता चल रहा है कि ये जो सेंटर विकेट आप देख रहे हैं ना, 3 विकेट जो आपको दिखाई दे रही है तस्वीर में, ये सेंटर विकेट पर मैच खेला जाना है। अब फिर इक्वेशन कैसे बदलेगी, क्या है जो चैलेंज के तौर पर इंडियन टीम के सामने आएगा, और फिर अब नेट रन रेट वाला परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन किस तरफ क्या क्या चीज़ें अलाउ करता है। अभिषेक शर्मा को गौतम गंभीर बस में सिखाते हुए आ रहे थे लगातार, क्या अभिषेक शर्मा को लेकर जो लोग ये कह रहे हैं कि अब उन्हें बाहर कर देना चाहिए, उनकी बातों में कुछ दम है। संजू सैमसन का आना क्या अब तय हो गया है, या अभी भी आपको लग रहा है नहीं, इंडियन टीम एक बैटिंग रिशफल चाहती है जिसमें वो चाह रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव को 3 कर दिया जाए और संजू को और तिलक को 4 कर दिया जाए। क्या है पूरा का पूरा मामला, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद यूट्यूब में हाइप का ऑप्शन आता है, जैसे ही आप लाइक करेंगे हाइप का ऑप्शन स्वाइप करेंगे आपके सामने होगा, प्लीज़ उसे क्लिक कीजिए, बहुत हेल्प मिलती है। अच्छे कमेंट्स भी अगर आप लिखेंगे तो एल्गोरिदम वीडियो को जो है वो आगे प्रमोट करता है। आप लोग जितना इंटरैक्टिव रखेंगे वीडियो को, लाइक्स के फॉर्म में, कमेंट्स के फॉर्म में, अच्छे कमेंट्स के फॉर्म में, अपने सवालों के फॉर्म में, उतना वीडियो जो है वो आगे जाएगा। तो मेरी इतनी रिक्वेस्ट है, कोई सुपर चैट नहीं, कोई सुपर थैंक्स नहीं, कोई मेंबरशिप नहीं चाहिए, बस आप लोग इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए, यही चाहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करना है तो शेयर कर दीजिए, हाइप करना मत भूलिएगा। आते हैं अब अपने विषय पर। सबसे पहले अब एक चीज़ देखो, अब दुनिया कह रही है संजू सैमसन, संजू सैमसन। मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हैं। देखो, इनएविटेबल कुछ नहीं है ऐसा, क्योंकि तिलक वर्मा की एक कमज़ोरी है स्पिन को खेलना, और वो आप कहीं पर भी चले जाएं, किसी के भी अगेंस्ट चले जाएं, वो आपको दिखेगी। एशिया कप फाइनल वाला मैच, जो भी लोग उस फाइनल का एग्जाम्पल देते हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि यस, विकेट असिस्ट कर रहा था स्पिनर्स को, चैलेंजिंग कंडीशंस थी, बट टोटल छोटा था। अगर वो टोटल छोटा नहीं होता, वो एक कड़ी परीक्षा होती तिलक वर्मा की, और वहाँ पर अगर वो फ्लाइंग कलर्स से पास होते तो फिर निश्चित तौर पर आप जो बोल रहे हैं मैं उन बातों को मान लेता। लेकिन अगर आप पिछले 1 साल में उनका स्ट्राइक रेट देखेंगे, वो 135 से ऊपर नहीं है। करियर स्ट्राइक रेट देखोगे, वो 140 से ऊपर नहीं है। आपने 150, 155 के स्ट्राइक रेट वाले खिलाड़ियों को बाहर बिठाया था ये कहकर कि ये लोग एंकर करते हैं। मैं शुभमन गिल की बात कर रहा हूँ।
तो अब आपके सामने एक 140 के स्ट्राइक रेट से खेलता हुआ खिलाड़ी है। हम पूरे वर्ल्ड कप से पहले तक जो 10 मैचेस हमने खेले, 2 हमने T20 सीरीज खेली न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, वो हमने खेली फ्लैट पिचेस पर जो बैटिंग फ्रेंडली थी और जहां पर तगड़े रन्स बन रहे थे। और हम वर्ल्ड कप कैसी विकेटों पर खेल रहे हैं जो ट्रिकी है, जहां पर बॉल फंस रहा है, जहां पर टाइमिंग करना मुश्किल है, जहां पर 250 छोड़ो 200 बनाना मुश्किल हो रहा है, उन विकेटों पर हम जो है वो वर्ल्ड कप के मैचेस खेल रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये कि तिलक वर्मा वाला जो डिबेट है वो मुझे लगता है अहमदाबाद में ही सेटल हो जाना चाहिए था, हुआ नहीं। मे बी शायद ये मैदान वो मैदान होगा M.A. चिदम्बरम स्टेडियम चेपॉक, जहां पर संजू सैमसन का आगाज़ आपको एक बार फिर से वर्ल्ड कप की इस तस्वीर में देखने को मिलेगा। और मे बी दिस इज़ व्हाट एक्चुअली द CSK फैंस जो है वो एक तरीके से मांग रहे हैं ऊपर वाले से कि भैया अब अगर दिल्ली के बाद कहीं मैच देना संजू सैमसन को तो इस मुकाबले में देना, क्योंकि एक टीज़र मिल जाएगा उन्हें, CSK के सीज़न की शुरुआत से पहले संजू सैमसन का एक टीज़र मिल जाएगा। अब देखो, अगर आप न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ याद करो, ऐसा नहीं है कि संजू सैमसन बहुत ज़बरदस्त थे स्पिनर्स के अगेंस्ट, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि तिलक को आप ऑलरेडी चेक कर चुके हो, तिलक से आपको पता चल चुका है कि क्या मिलेगा। संजू वो 19 से आपको 21-22 वाला फैक्टर ज़रूर निकाल करके देंगे और राजस्थान रॉयल्स के लिए उन्होंने ये किया हुआ है। या फिर मुझे लगता है कि एक चीज़ और होगी, या तो ये टीम ये करेगी कि अभिषेक और संजू के साथ ओपन करेंगे और 3 नंबर पर ईशान को दे देंगे। ईशान 3 नंबर बार बार खेलते आए, SRH के लिए खेलते हैं, इंडियन टीम में जब कमबैक के बाद स्टार्ट किया था 3 नंबर से किया था, पहले भी खेल चुके हैं, मुंबई इंडियंस के लिए बैटिंग कर चुके हैं नंबर 3 पर। सो डिफरेंट स्टेजेस पे वो नंबर 3 पर बैटिंग कर सकते हैं। तो वो लेफ्ट राइट का जो कॉम्बो है ना, जो एक मोनोटनी है कि भाई हमारे दोनों ओपनर जो है वो लेफ्टी हो रहे हैं, सामने वाला राइट आर्म ऑफ स्पिनर आ रहा है और हमारा खेल खत्म करके चले जा रहा है, वो आपको यहाँ पर फिर बदलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो संजू सैमसन अगर एट द टॉप होंगे तो चीज़ें थोड़ी सी बदलती हुई आपको दिखाई दे सकती है। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन हो सकता है जो इंडियन टीम इस समय पर डिस्कस कर रही है। नाउ अभिषेक शर्मा गौतम गंभीर के बीच आपको देखो, मैं उस थॉट प्रोसेस में नहीं हूँ कि अभिषेक शर्मा को बाहर कर देना चाहिए। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, मेरा ऐसा बिल्कुल मानना नहीं है। मोहम्मद आमिर वाले कमेंट को बहुत सारे लोग जो है वो बोल रहे हैं कि देखो सही बोल रहा था, मैं अभी भी नहीं मानता हूँ। ये वो लोग हैं जिन्होंने अभिषेक शर्मा को पिछले 1 साल में बैटिंग करते हुए नहीं देखा है। भाई मैं एशिया कप में था, मैं दुबई में था, मैंने देखा है उन ट्रिकी सिचुएशंस में, उन ट्रिकी कंडीशंस में उसने लप्पे नहीं चलाए हैं, उसने देख कर क्रिकेट खेली है और वो सबसे ज़्यादा रन ऑफ साइड में मारता है। ऑफ साइड में लप्पे नहीं चलते। एक ऑफ साइड डोमिनेटिंग प्लेयर है अभिषेक शर्मा। मैं आपको कुछ स्टैट्स दिखा देता हूँ, कुछ तस्वीरें दिखा देता हूँ, देखिए इन्हें और उन लोगों के सामने रखिए जो आपको ये बोल रहे हैं कि अभिषेक शर्मा लप्पा चलाता है। ऑफ साइड में लप्पे नहीं चलते हैं। ऑफ साइड में वो खिलाड़ी खेल सकता है जिसकी बाजुओं में सचमुच में जान है, जिस खिलाड़ी में दम है, और अभिषेक शर्मा में दम है। लेकिन टू बी रियली ऑनेस्ट, अभिषेक शर्मा की एक जो कमजोरी ओपोनेंट और खास तौर पे साउथ अफ्रीका ने सामने रखी है वो है धीमा बॉल डालना और वाइड आउटसाइड ऑफ स्टंप। आप इस फील्डिंग पोजीशंस को देखिए जो यहाँ पर लगी हुई है आपके सामने, आपको दिखेगा साउथ अफ्रीका ने एक 2 खिलाड़ी जो है ऑफ साइड में बिल्कुल उस जगह पे रख रखे हैं जहां पर वो कट मारने के लिए जाएगा। एक डीप पॉइंट है और एक शायद आप स्वीपर कवर बोल लीजिए या थोड़ा सा उसको और थोड़ा सा फाइन किया हुआ है। और उसके बाद जिस तरीके से नकल बॉल मारी जा रही है, उसके बाद जिस तरीके से उनको चैलेंज किया जा रहा है, पोक किया जा रहा है कि भाई तुम लेग साइड में मारो, ये कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट एक प्लान है जिसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश अब बाकी टीमें भी करेंगी, क्योंकि सब बहुत करीबी से देख रहे हैं कि सामने वाली टीम इंडिया के अगेंस्ट क्या स्ट्रैटेजी अपना रही है। वो राइट आर्म ऑफ स्पिनर ला रहे हैं तो दूसरी टीम राइट आर्म ऑफ स्पिनर ला रही है। अब शायद दूसरी टीम को ये पता चल चुका है कि अभिषेक को धीमा डालोगे, वाइड आउटसाइड ऑफ स्टंप डालोगे, और अभिषेक को 35 से ऊपर नहीं बढ़ने दिया था बायलैटरल में भी साउथ अफ्रीका ने, क्योंकि उनके पास एक प्लान है और वो उनके फील्डर्स, बॉलर्स, कैप्टन, हर खिलाड़ी उसको एग्जीक्यूट करने में जान लगा देता है और इसी वजह से आपको उनका विकेट मिलता हुआ दिखाई दिया। तो ओवरऑल मुझे ये कुछ चेंजेस लग रहे हैं एट द वेरी टॉप अगर आप देखेंगे। बट इन सारी चीज़ों के बीच में एक चीज़ जो और आपको देखनी है कि यहाँ पर आप अपना बॉलर कैसे सॉर्ट आउट करोगे। अक्षर पटेल तो आने ही चाहिए विदाउट अ डाउट, बट इस विकेट को अगर आपने पढ़ने में थोड़ी सी खामी कर दी ना, और अगर ये विकेट ग्रिप कर गया, वैसे इस विकेट पे रन्स बन रहे हैं, 200 बना है, 180, 190 बन रहा है, मतलब एवरेज स्कोर भी अगर आप फर्स्ट इनिंग्स का देखोगे तो 180 के प्लस ही है, तो रन्स बन रहे हैं। लेकिन अगर विकेट फंस गया उस दिन तो फिर जिम्बाब्वे गेम में आती है। फ्लैट विकेट पे मैंने बोला है, मुंबई में आपने देख लिया कल रात कि जहाँ पर विकेट फ्लैट है, यस हेटमायर का कैच शुरुआत में हो जाता आई थिंक मुजरबानी के ओवर में, तो मे भी तस्वीर बदल जाती, लेकिन उसके बाद जो किया हेटी ने वो हम सबको बहुत अच्छे तरीके से पता है। लेकिन आपको ये भी पता चल गया कि इस तरह के विकेट्स पे जहाँ पर बैटिंग को असिस्टेंस है, और इस विकेट पे बैटिंग को असिस्टेंस है चेपॉक में,
तो वहां पर जिम्बाब्वे की टीम आपको थोड़ी सी हल्की पड़ती हुई नजर आएगी। उस हिसाब से हमारा बॉलिंग प्लान क्या होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। अब आज टीम इंडिया को प्रैक्टिस करनी है, आज टीम इंडिया आएगी, बहुत सारे सवालों के जवाब हमको यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे। नेट रन रेट वाली बात, जैसा मैं कह रहा हूँ, वेस्ट इंडीज़ को अच्छी जीत मिल गई है, उन सारी चीज़ों को हम छोड़ सकते हैं अब एक तरफ। अब हमें ये देखना है कि हमें वेस्ट इंडीज़ को हराना है, उससे पहले जिम्बाब्वे को हराना है। ये दोनों गेम्स के बावजूद भी मामला ऐसा नहीं है कि हमारे हक में ही जाएगा, उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा वेस्ट इंडीज़ वर्सेस साउथ अफ्रीका वाले गेम का, जो हमारे वाले मुकाबले से ठीक पहले दिन में अहमदाबाद में ही खेला जाएगा। साउथ अफ्रीका के लिए प्रेयर्स कीजिए, वो अहमदाबाद में ही खेल रहे हैं। 6 में से आई थिंक 4 मैचेस उन्होंने वहीं खेले हैं या 5 मैचेस उन्होंने वहीं खेले हैं, तो उनको पूरा आइडिया है उन कंडीशंस का। और जिस तरीके से वो खेल रहे हैं इस समय पर, लग तो रहा है कि वो वेस्ट इंडीज़ को हरा देंगे। बट ये वेस्ट इंडीज़ जिनके पास बॉलर्स बैटर्स इतने ज़बरदस्त खेल रहे हैं कि अभी तक लोग बात नहीं कर रहे थे वेस्ट इंडीज़ की टीम में, लेकिन वेस्ट इंडीज़ अकील हुसैन, अकील हुसैन, रोशन चेज, फिर गुडाकेश मोती, और उसके बाद हेटमायर की बैटिंग आपने जिस तरीके से आज देखी, आपको समझ में आ रहा है भाई कि इस टीम में बात तो है, ज़बरदस्त ये टीम है। सो ओवरऑल जो भी कुछ होगा आप लोगों के सामने रहेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, एनआरआर अब एक तरफ रख दीजिए, हमें बड़ा जीतना है, छोटा जीतना है वो छोड़ दीजिए, हमें दूसरी टीमों पर डिपेंडेंट रहना है, ये एक सच है। इस सच को हम जितनी जल्दी मान लेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। बाकी देखते हैं इंडियन टीम प्रैक्टिस में क्या दिखता है, वो मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं है आज कोई, लेकिन प्रैक्टिस सेशन ज़रूर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मुश्किल सवाल लगातार पूछ रहे हैं। मैंने सुतांशु कोटक से पूछा था तैयारियों के बारे में, हमारे स्पिन के अगेंस्ट गेम प्ले के बारे में, तिलक वर्मा के बारे में मैंने उनसे स्पेसिफिकली पूछा था कि वो कमज़ोर कड़ी नज़र आ रहे हैं, उन्होंने मना किया मुझे। लेकिन अब आपको भी पता है, एक ही चर्चा है हर तरफ, ये सवाल मेरा उनसे था। आप आईसीसी मीडिया जोन में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस देख सकते हैं। फिर मैंने सीधा तौर पर ये अपने कैप्टन साहब से पूछा था, सूर्य कुमार यादव से, कि क्या हम प्रेडिक्टेबल हो रहे हैं, हम इतने 6 लेफ्ट हैंडर्स लेकर उतर रहे हैं तो क्या हम प्रेडिक्टेबल हो रहे हैं। उन्होंने भी मुझे मना किया, वो भी आप देख लो, आपके सामने है वो सारी चीज़ें कि अब हम मोनोटनी तोड़ना चाहते हैं। तो सवाल सारे पूछे जाएंगे, जवाब लिए जाएंगे, बात की जाएगी। किसी को अच्छा लगे तो अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे तो बुरा लगे। मेरा किसी के अगेंस्ट कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, मेरा किसी के अगेंस्ट कोई मेरी पर्सनल खुन्नस नहीं है। मैं इंडियन टीम की बेस्ट प्लेइंग 11 खेलता हुआ देखना चाहता हूँ, क्योंकि हमने सेलेक्ट तो की नहीं बेस्ट प्लेइंग 11। अजीत अगरकर साहब को मेरा प्रणाम है कि उन्होंने बेस्ट प्लेइंग 11 सेलेक्ट, आपके लिए श्रेयस अय्यर स्पिन को इतना अच्छा खेलते हैं, ऋतुराज गायकवाड़ स्पिन को इतना अच्छा खेलते हैं, रजत पाटीदार स्पिन को इतना अच्छा खेलते हैं। आपके 155 के स्ट्राइक रेट वाले शुभमन गिल को आपने ये कहकर कि एंकर कर रहा है, आपने बाहर कर दिया। बाकी खिलाड़ियों की स्थिति आप देख सकते हैं। समवन लाइक यशस्वी जायसवाल इतने अच्छे स्वीप्स खेलते हैं, सब बाहर बैठे हुए हैं, किसी को सेलेक्ट नहीं किया गया। और फिर जिनको सेलेक्ट किया भी हुआ है उसमें अक्षर पटेल आप देख लो, खेल ही नहीं रहे हैं। शिवम दुबे को बैटिंग ही नहीं मिलती है, जब हम चाहते हैं कि उनको ऊपर लाया जाए तो ऊपर नहीं लाया जा रहा है। जबकि राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ने बहुत अच्छे तरीके से ये काम किया था कि कैसे अक्षर पटेल और शिवम दुबे का बैटिंग को प्रमोट करना है ताकि हम स्पिन को नलीफाई कर सकें। तो सब कुछ आपके सामने पड़ा हुआ है। पिछले 2 साल में हम कर ही नहीं रहे हैं। जो 2 साल में हमने सुधार किया था उनमें अब कुछ कमजोरियां आपको बहुत साफ तौर पर नजर आ रही है, और उसमें सबसे बड़ी कमजोरी स्पिन को खेलना। मिडिल ऑर्डर्स में 7 ओवर से 12 ओवर तक आप स्पिन को कैसे खेलोगे, ये सबसे बड़ी कड़ी है। कल साउथ अफ्रीका इन्हीं 7 से 12 ओवर में मैच निकाल कर लेगी आपसे, और आप इसी कड़ी में मैच हार रहे हो। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, हाइप करना मत भूलिएगा। अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर आपकी कोई राय नहीं है तो सिर्फ वीडियो की तारीफ़ में कुछ लिख दीजिए, मेरी तारीफ़ में कुछ लिख दीजिए, अपनी तारीफ़ में कुछ लिख दीजिए, क्योंकि इससे एल्गोरिदम में फ़र्क पड़ता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ जल्द किसी और वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।